हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और आज हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 क्रैश कोर्स में हम इकोनॉमी का फोर्थ लेक्चर करेंगे, दैट इज नेशनल इनकम अकाउंटिंग। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस, आई वुड लाइक योर फीडबैक, सो योर फीडबैक वुड बी वेरी मच अप्रिशिएटेड। तो जो भी आपका फीडबैक हो रिगार्डिंग लेक्चर्स, प्लीज टेल अस इन कमेंट्स। इवन इफ यू फील कि कुछ ऐसी चीज़ें की जा सकती है जिससे आपको हेल्प होगी आपकी प्रिपरेशन में, प्लीज डू टेल अस इन दी कमेंट्स एंड वी विल डेफिनेटली, अगर हमारे इट वुड बी विद इन आवर केपेबिलिटी, तो हम जरूर वो करने की कोशिश करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले तो ये टर्म हम समझते हैं कि नेशनल इनकम ये है क्या। तो देखिए, नेशनल इनकम इज नथिंग बट वन ऑफ दी की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। ठीक है, इट इज वन ऑफ द की मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स एंड इट इज अ फ्लो वेरिएबल, राइट। सो यहाँ पे फ्लो वेरिएबल का मतलब क्या होता है? फ्लो वेरिएबल मीन्स समथिंग विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इट इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। सो और इसी के कॉन्ट्रास्ट में होता है, अगर फ्लो इसको समझना है, इसी के कॉन्ट्रास्ट में होता है स्टॉक वेरिएबल, समथिंग विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, राइट, विच इज एक्यूमुलेटिंग टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो और उसकी टोटल जो क्वांटिटी का मेजर होता है वो स्टॉक वेरिएबल होता है। सो एग्जांपल लें तो स्टॉक वेरिएबल हो जाता है वेल्थ। से सम पर्सन इज अर्निंग 50,000 रुपीज़ और वो हर साल जो है उसको 50,000 रुपीज़ की इनकम होती है, लाइक एवरी ईयर। और उसमें से वो 25,000 बचाता है और 10 साल में वो जो है ही सेव्स 2.5 लाख रुपीज़, राइट। सो 2.5 लाख रुपीज़ इज हिज वेल्थ। जबकि जो 50,000 जो हर साल वो कमा रहा था, 50,000, दैट इज हिज इनकम। सो आई होप विद दिस, ये इनकम क्या है? दिस इनकम इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जबकि वेल्थ इज ऑल दैट ही हैज अक्यूमुलेटेड ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, सो आई होप विद दिस आपको क्लियर है कि व्हाट इज फ्लो वेरिएबल, व्हाट इज स्टॉक वेरिएबल। सो जो आपका नेशनल इनकम है वो वन ऑफ द की मैक्रो इकोनॉमिक फ्लो वेरिएबल्स है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इट इज अ मेजर, सो नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अ कंट्री। सो एक कंट्री होती जो आपकी है, उसमें आपने देखा था कुछ बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ऑल। तो इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को अगर हमें मेजर करना होगा तो इसका मेजर क्या है? नेशनल इनकम। ठीक है, सो नेशनल इनकम इज नथिंग बट अ वे टू मेजर ऑल दी वैल्यू ऑफ ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ या दी एक्सटेंट और अमाउंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दैट आर टेकिंग प्लेस इन अ कंट्री। यानी जिस कंट्री की नेशनल इनकम ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, या अच्छी क्वालिटी की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। जिस कंट्री में जो है नेशनल इनकम कम है वहाँ कम इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। और अगेन इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू समवेयर प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। ज़्यादा नेशनल इनकम जनरली, नॉट ऑलवेज, बट जनरली विल मीन more prosperous country. कम नेशनल इनकम विल डेफिनेटली मीन लेस प्रॉस्पेरस कंट्री। ओके, ये याद रखना। अगर किसी कंट्री की ज़्यादा नेशनल इनकम है तो इट विल मीन दैट देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कंट्री इज प्रॉस्पेरस, क्योंकि हो सकता है देर इज इनइक्वालिटी। बट अगर किसी कंट्री की नेशनल इनकम कम है सो डेफिनेटली इट मीन्स दैट कंट्री इज पुअर, इट इज लेस प्रॉस्पेरस। ठीक है, अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर कैसे किया जाए, नेशनल इनकम को कैसे कैसे मेजर किया जाए, इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। वन इज कि आप जो टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं कंट्री में उसको जो है एक मेजर कर लो, राइट, दैट इज वन वे। दूसरा क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ इनकम जो मिल रही है कंट्री में फ्रॉम दीज इकोनॉमिक, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो लोग कर रहे हैं उनको वो इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए इनकम मिल रही है। जैसे हमने देखा था ना कि जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए दे आर टेकिंग दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हैं और उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए क्या फैक्टर पेमेंट्स या फैक्टर इनकम देते हैं। तो ये जो फैक्टर इनकम है अगर इनका टोटल कर ले हम तो ये भी इट कुड बी ऑल्सो नेशनल इनकम, राइट। नाउ दिस इज जनरल आइडिया। आगे जाके अभी हम स्पेसिफिकली देखेंगे कि कैसे जीडीपी कैसे अलग तरीके से मेजर होता है नेशनल इनकम। सो देर आर वेरियस वेज टू मेजर नेशनल इनकम। ठीक है, बट जनरली नेशनल इनकम इज मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड जनरली इसमें हम जो सारी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो मेजर करते हैं या फिर हम मेजर करेंगे कि सारे फैक्टर इनकम्स क्या हैं। ठीक है, और नेशनल इनकम कमिटी ने यहाँ पे डिफिनेशन दे रखी है दैट नेशनल इनकम एस्टिमेट मेजर्स दी वॉल्यूम ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टर्नड आउट ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, राइट, काउंटेड विदाउट डुप्लीकेशन। तो ये डुप्लीकेशन वाला पॉइंट भी हम समझेंगे, राइट। एंड गिवन पीरियड वाला तो मैंने बता ही दिया।
दैट बिकॉज इट्स अ फ्लो वेरिएबल, ठीक है। नाउ अगर हमने कहा कि नेशनल इनकम इज अ मेजर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी को मेजर करने का एक तरीका ये है कि हम जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको मेजर कर ले। तो लेट्स ट्राई टू सी कि जो इकोनॉमी में सारी एक्टिविटीज़ हो रही है उनसे जो गुड्स एंड सर्विसेज हो रही है उनको किस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, और इसमें फिर हम फिगर आउट करेंगे कि कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं जबकि कुछ कैटेगरी के गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। तो जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं इकोनॉमी में उनको ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स एंड लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली फाइनल गुड्स, ठीक है। सो देखो इंटरमीडिएट गुड्स आर समथिंग जो बेसिकली जैसे आप नाम से ही समझ सकते हो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में बीच में ही इंटरमीडिएट स्टेज पे आते हैं, राइट। और उसमें क्या होता है जैसे रॉ मटेरियल्स वगैरह ये होते हैं और इसको यूज करके इनसे जो है आपके कंज्यूम हो जाते हैं, सो दे गेट यूज्ड अप और कंज्यूम्ड इन प्रोड्यूसिंग यूर फाइनल गुड्स। सो कहीं ना कहीं ये गुड्स फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने में कंज्यूम हो जाते हैं, ठीक है। सो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, सी फाइनल गुड्स की अगर बात करें तो दीज आर दोज काइंड्स ऑफ गुड दैट आर पासेस आउट ऑफ द एक्टिव इकोनॉमिक फ्लो, यानी ये जो है प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू जो है पास आउट कर चुके, अब फर्दर जो है दे विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इन दी सेंस कि अब ये प्रोडक्शन प्रोसेस में जाके ये ट्रांसफॉर्म नहीं होते कि किसी और चीज़ में चेंज होते, कोई वैल्यू एडिशन वगैरह इसमें नहीं होता। सो ये याद रखना, डू नॉट सी ये प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। इसमें एक कैटेगरी ऑफ फाइनल जो फाइनल गुड्स है उसको सब डिवाइड करेंगे जब, तो एक कैटेगरी ऑफ गुड्स आता है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करता है, बट ये याद रखो दैट डज नॉट गो फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन, की फर्दर वो चेंज नहीं होता इन प्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेदर अ गुड इज अ फाइनल गुड और नॉट, तो कोई गुड आपका फाइनल गुड है या नहीं ये कैसे पता चलेगा। सी इट डज नॉट डिपेंड ऑन दैट कि क्या इकोनॉमिक नेचर है गुड का, बट रादर इट डिपेंड्स ऑन दैट हाउ द गुड इज यूज्ड, राइट। कि गुड किस तरीके से यूज करो। फॉर इंस्टेंस अगर हम टी लीव्स की बात करें कि चाय पत्ती की बात करते हैं, ठीक है, तो चाय पत्ती अगर जो है आप आप खरीदते हो अपने घर में, राइट, और आप उसकी जो है यू परचेज द टी लीव्स एंड यू मेक अ टी आउट ऑफ इट एंड कंज्यूम इट, तो ये टी आपने बनाई है, आपने खरीदी चाय पत्ती और आपने खुद के लिए टी बना के कंज्यूम कर ली, तो इसमें कोई फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है क्योंकि आपने उसको सेल वगैरह कुछ नहीं किया। बट अगर यही टी लीव्स कोई टी स्टॉल वाला खरीदता है और टी स्टॉल वाला इसको खरीद के इसको जो है यूज करता है, राइट, इफ यूजेज इट, if that person uses it to make make tea and sell it, इसको यूज करता है टी बनाने के लिए और उसको सेल करता है, सो उस केस में जो है ये जो है आपका टी लीव्स है, राइट, दिस टी लीव्स देन बिकम्स अ इंटरमीडिएट गुड। अदरवाइज यहाँ पे टी जो है आपका फाइनल गुड था, तो यहाँ पे एक जगह सेम गुड जो है फाइनल गुड है जब आप उसको अल्टीमेटली कंज्यूम कर रहे हो खुद के लिए, दोनों जगह ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है। टी लीव्स आपने खरीदी, आपने भी चाय बनाई, टी लीव्स टी स्टॉल वाले ने खरीदी, उसने भी चाय बनाई, बट डिफरेंस क्या है, टी स्टॉल वाले ने उस टी को सेल किया है, ठीक है, जबकि आपने उस टी को डायरेक्टली कंज्यूम किया है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। सो वेदर अ गुड इज फाइनल गुड और नॉट डिपेंड्स ऑन द इकोनॉमिक नेचर ऑफ इट्स यूज रादर देन द नेचर ऑफ द गुड इटसेल्फ, कि किस तरीके से उसको यूज किया जा रहा है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, उस पर डिपेंड होता है। अगर कंजम्पशन के लिए यूज किया जा रहा है तो फाइनल गुड, बट अगर उसको दूसरी चीजों बनाने के लिए यूज किया जा रहा है तो जो है वो आपका जो है हो जाता है इंटरमीडिएट गुड। ओके, नाउ सी फर्दर जो फाइनल गुड्स है जैसे टी है या राइट, सो ऐसे कुछ गुड्स ऐसे भी हैं विच कुड बी यूज फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर और फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर्स, यानी प्रोड्यूसर जो है ऐसे गुड्स को जो है खरीद के फर्दर प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सो इसमें जो है इसको फर्दर हम सब डिवाइड करते हैं हमारे फाइनल गुड्स को इन कैपिटल गुड्स एंड कंजम्पशन गुड्स, ठीक है। सो यहाँ पे भी चलो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार। अगर इफ यू परचेज अ कार, आपने एक कार परचेज की और वो कार परचेज करके आप जो है पर्सनल यूज कर रहे हो उसका, सो यहाँ पे आप खुद के लिए कार को यूज कर रहे हो, सो इट इज अ फाइनल कंजम्पशन गुड। कार आपकी यहाँ पे क्या बन गई, फाइनल कंजम्पशन गुड। बट अगर कार को आप लेके उबर वगैरह या जो भी कुछ करके टैक्सी सर्विस चलाते हो
या आपका टैक्सी स्टैंड हो, आप टैक्सी सर्विस चलाते हो, राइट? तो आप एक क्या सर्विस, सो कार को यूज करके आप क्या है, एक सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, राइट? यहाँ पे देखो गुड्स लिखा है, इसका मतलब सिर्फ गुड्स नहीं है, इट इज इट इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, ठीक है? सो आप कार को यूज करके जो है क्या, एक ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहे हो, ठीक है? सो देन इट वुड बी कंसिडर्ड अ कैपिटल गुड बिकॉज इट इज यूज टू प्रोड्यूस एन सर्विस, ठीक है? सो जो गुड्स एंड सर्विस, ऐसा गुड, फाइनल गुड जो बेसिकली दूसरी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में जो है यूज होता है, राइट? दैट इज नोन एज कैपिटल गुड. सो कैपिटल गुड इज समथिंग विच इज यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज जो फर्दर सेल होते हैं मार्केट में, जबकि आपका कंजम्पशन गुड्स आर दोज विच यू कंज्यूम, जो आप खरीदते हो, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो आप खरीद के कंज्यूम कर लेते हो अपने नीड्स और जो भी वांट्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए. नाउ फर्दर ये जो कैपिटल गुड्स हैं, सी इसको हम डिवाइड, ऐसे अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं. अ पोर्शन ऑफ कैपिटल गुड्स गेट्स अप यूज्ड फॉर टू रिप्लेस दी डेप्रिशिएटेड कैपिटल गुड, ठीक है? सो जो आपके जो कैपिटल गुड्स हैं, ये जो जैसे कार की एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो ऐसा तो है नहीं कार की लाइफ अनलिमिटेड होती है. हमें पता है कार आफ्टर से पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और 15 ईयर्स जो है आउट ऑफ यूज चले जाती है, खराब हो जाती है, राइट? सो डेप्रिशिएशन एक ये कॉन्सेप्ट है जहाँ पे हम ये लेते हैं कि चलो 10-15 साल में, सो कार की वैल्यू मान लो अगर 1 लाख थी और 10 साल बाद, 10 ईयर्स बाद वो खराब हो जाएगी, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि कार की जो है हर साल में जो है 10% से जो है कार की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डेप्रिशिएट हो रहा है. जो कैपिटल गुड हमारा है 10% से डेप्रिशिएट हो रहा है. तो जो इकोनॉमी ऑफ फाइनल गुड्स में कैपिटल गुड प्रोड्यूस होता है, तो एक पोर्शन ऑफ कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूस होता है वो इस जो डेप्रिशिएटेड गुड को जो है रिप्लेस करने के लिए होता है. अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया डेप्रिशिएशन, ये अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि 1 लाख की कार है, 10 साल चलेगी, तो हर साल 10% वैल्यू हम सोच लेते हैं डेप्रिशिएट हो जाती है. बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता. रियलिटी में मान लो आपकी एक टैक्सी देयर इज अ टैक्सी सर्विस, उसके पास 100 कार्स है, तो हो सकता है कि 5 कार्स गो आउट ऑफ यूज. इट इज वेरी मच पॉसिबल कि 5 कार्स जो है आउट ऑफ यूज जाएगी. सो इफ दिस टैक्सी पर्सन परचेजेस 10 कार्स, अगर वो 10 कार्स परचेज करता है, तो जो 5 कार्स हैं दैट गोज टू रिप्लेस द डेप्रिशिएटेड कैपिटल गुड. जो आपकी 5 कार खराब हो चुकी है उनको रिप्लेस करने के लिए जाता है, जबकि बचा हुआ 5 कार्स इज द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स. सो जो स्टॉक में जो है एडिशन है, ठीक है? तो टोटल इसके पास फिर क्या हो जाएगा, 105 कार्स हो जाएगा, ठीक है? बिकॉज 5 कार्स ही ऐड हुई, तो आप यहां देख सकते हो ओनली 5 कार्स आर एडेड, ठीक है? सो यहाँ पे बची हुई जो 5 कार्स जो थी वो जो खराब हो गई थी उनको रिप्लेस करने में गई. इसके अलावा इट ऑल्सो इंक्लूड्स चेंज इन इन्वेंट्री. सो देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए बट सेल नहीं हुए, क्योंकि अभी तक तो हम कंसिडर कर रहे थे कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए और सेल हुए, बट इट इज वेरी मच पॉसिबल कि गुड्स प्रोड्यूस हुए और सेल नहीं हुए, राइट? सो इफ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड नॉट सेल्ड, सो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स. यहाँ पे याद रखो स्टॉक है, राइट? स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल. कोई कंपनी है वो जैसे मान लो टीवीज प्रोड्यूस करती है, तो उसने 100 टीवी प्रोड्यूस की, राइट? अब 100 टीवी प्रोड्यूस करने के लिए कुछ रॉ मटेरियल, कुछ से 10 kg जो भी यूज होता है वो सब कुछ है उसके पास, ठीक है? 100 टीवीज प्रोड्यूस की, तो इससे 50 टीवीज ही सेल हुई, ठीक है? और 50 बच गई, तो 50 क्या हो गया, उसका इन्वेंट्री हो गया, ठीक है? प्लस हो सकता है कि जो व्हेन इट सॉ कि 100 टीवी उसने जो परचेज किया था रॉ मटेरियल, शायद से XYZ जो भी है, वो जो है उसने 200 kgs परचेज किया था, राइट? जो भी XYZ जो भी आप मान लो रॉ मटेरियल टू परचेज 200 टीवीज, बट 100 टीवीज का है, तो जो बचा हुआ 100 टीवीज परचेज जो रॉ मटेरियल है वो भी जो है कहाँ पे आ जाएगा आपका, इन दी इन्वेंट्री. सो इन्वेंट्री में क्या चीजें आ जाती है, एक इकोनॉमी में जो फिनिश्ड गुड होते हैं या फाइनल गुड जो सेल नहीं हुए, इंटरमीडिएट गुड जो कंज्यूम नहीं हुए. याद रखो इंटरमीडिएट गुड जो कंज्यूम नहीं हुए या फाइनल गुड जो सेल नहीं हुए, राइट? अनसोल्ड फिनिश्ड गुड, सेमी फिनिश्ड गुड्स एंड रॉ मटेरियल्स, ठीक है? तो ये सारी चीजें इन्वेंट्री में आती है एंड दिस इज ट्रीटेड एज कैपिटल गुड, ठीक है? इसको हम जो है कैपिटल गुड का पार्ट कंसिडर करते हैं. और चेंजेस इन द इन्वेंट्री इज ट्रीटेड एज इन्वेस्टमेंट. सो जो भी चेंज होता है इस इन्वेंट्री में, राइट? सो मान लो मेरे पास 50 टीवी थी अभी, राइट? एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, Jan, मान लो मेरे पास 50 टीवी थी, ठीक है?
एंड जो भी हो, एक साल में मैंने 100 टीवी और मैन्युफैक्चर की, नेक्स्ट ईयर मेरी जो है अगेन बस 30 टीवी ही बिकी, राइट। सो चेंज इन इन्वेंट्री कितना हुआ? चेंज इन इन्वेंट्री हो गया 70, राइट। टोटल स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री कितना हुआ मेरा? दैट इन्वेंट्री हो गया मेरा 70 प्लस 50, 120 टीवीज का इन्वेंट्री हो गया। बट जो मेरा चेंज इन इन्वेंट्री हुआ वो 70 यूनिट्स का है। तो मेरा कैपिटल जो है, जो कंसिडर किया जाएगा इन दी नेशनल इनकम अकाउंटिंग, वो 70 यूनिट्स का किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट मेरा जो है 70 यूनिट्स का प्राइस है, उसको मेरा जो है इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट इज नोन एज, दैट्स वाई मैंने कहा था जो है आप स्टॉक और फ्लो को जो है कंसिडर करें, ठीक है। सो इसीलिए दिस इज अ फ्लो वेरिएबल। तो चेंज इन इन्वेंट्री इज अ फ्लो वेरिएबल, और चेंज इन इन्वेंट्री जो है हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, राइट। या फिर जो है आगे जाके आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे कैपिटल फॉर्मेशन का, ठीक है। इसी को कैपिटल फॉर्मेशन के अंदर कंसिडर होता है। दिस इज वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। सो कैपिटल गुड्स में ये हो जाता है। और एक और चीज जो कंसिडर की जाती है बाय कन्वेंशन, आप मान के चलो, इज एडिशन ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज, ठीक है। ये एक और चीज जो आप कंसिडर कर सकते हो। तो देखो, ओवरऑल इकोनॉमी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसको ब्रॉड 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड जो आपके हैं, इंटरमीडिएट गुड जो आपके हैं वो कंज्यूम हो जाते हैं आपके फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, जो भी मॉनेटरी वैल्यू होगी, वो इंक्लूड हो जाती है फाइनल गुड्स में। और इसीलिए जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते, क्योंकि अगर हम फाइनल गुड्स की वैल्यू भी कैलकुलेट करें इंटरमीडिएट गुड्स की भी, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे भी काउंट हो गई और यहाँ पे भी काउंट हो गई, तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो टू अवॉइड डबल काउंटिंग, द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इज नॉट कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम अकाउंटिंग, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा चीज, जो फाइनल गुड्स है उनको 2 में डिवाइड कर सकते हैं, कंजम्पशन गुड्स, वो भी फर्दर ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल्स में। ड्यूरेबल मतलब जैसे अगेन आपने खरीदा कार 10 साल चलेगी, इट्स अ ड्यूरेबल। बट आपने खरीदी टी लीव्स तो आप उसी वक्त कंज्यूम कर लोगे, दैट इज नॉन ड्यूरेबल, ओके। एंड जो है फर्दर फाइनल गुड्स को कैपिटल गुड्स में डिवाइड किया जाता है, और कैपिटल गुड्स को जो है 4 पोर्शंस में हम जो है फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट ऑफ कैपिटल गुड जाता है हमारा जो पिछले की मशीन्स वगैरह जो भी खराब हो चुकी है उनको रिप्लेस करने के लिए। क्योंकि देखो यहाँ पे समझो इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो सारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इकोनॉमी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके लिए हमें जो है कहीं ना कहीं कैपिटल गुड्स की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। कैपिटल गुड्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। सो अगर हमें सेम लेवल ऑफ अगर जितना गुड हमने इस साल प्रोड्यूस किया है उतना ही अगले साल प्रोड्यूस करना है, तो उतनी ही मशीनें चाहिए होंगी हमें। मान लो किसी के पास 10 मशीन है, तो और हर एक मशीन 10 यूनिट प्रोड्यूस करती है, तो 100 यूनिट हो गया, ठीक है। बट हर साल मान लो एक मशीन खराब हो गई, राइट, एक मशीन खराब हो गई, तो 9 मशीनें हैं 10 यूनिट, तो 90 यूनिट हो गया। तो अगर हमें 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, तो पहले तो ये जो एक मशीन खराब हुई है उसको रिप्लेस करने के लिए एक मशीन खरीदनी होगी, दैट इज अ कैपिटल गुड हैज टू बी परचेज, राइट, पहली चीज। अब मान लो उससे क्या वापस 100 हो जाएगा, तो अगर खरीद लिया तो 100 हो जाएगा। बट अगर हमें इसको बढ़ाना है, हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, और जो नॉर्मली देखा जाता है हर इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हर इकोनॉमी में जैसे जैसे आगे बढ़ती है ये इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जाती है, तो बढ़ाना है तो फिर और हमें जो है एडिशनल 1-2 मशीन्स खरीदनी पड़ेगी। तो मान लो 2 मशीन्स और खरीद ली, ठीक है, 12 इंटू 10 तो 120 यूनिट हो गया। तो टोटल जो हमने जो है 3 मशीन्स खरीदी, एक खरीदी टू रिप्लेस द डिप्रिशिएटेड मशीन, और 1-2 खरीदी टू बेसिकली एडिशन टू दी स्टॉक ऑफ द कैपिटल गुड्स, ठीक है। इसके अलावा इन्वेंट्री मतलब जो रॉ मटेरियल वगैरह हमारे पास पड़ा होगा, यूनिट्स ऑफ गुड, अगर जो बिका नहीं, हमने प्रोड्यूस कर लिया बट बिका नहीं, और उसमें जो चेंज आया है, नॉट दी स्टॉक इन्वेंट्री पर से नहीं, स्टॉक नहीं, बट चेंज इन इन्वेंट्री की एक साल के पीरियड के टाइम में क्या चेंज आया इन्वेंट्री में, ठीक है, वो भी पार्ट होता है कैपिटल गुड का। और एडिशन ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल गुड, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, और इन सब में जो खर्चा हुआ है, इन सब का जो मनी वैल्यू है, इन सब का जो मनी वैल्यू है, इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्योंकि कैपिटल गुड्स जो है बन रहे हैं, राइट, कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट, ठीक है।
यहाँ पे आपके लिए मैंने लिख रखे हैं कि कैपिटल गुड्स वगैरह ये यू कैन गो थ्रू दीज थिंग्स फॉर योर रेफरेंस फॉर योर नोट्स आई हैव पुट इट हियर, ठीक है। सो नाउ हमने समझ लिया कि क्या क्या इकोनॉमी डिफरेंट टाइप्स के गुड होते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट समझ लिया, कैपिटल फॉर्मेशन आपने देख लिया। सो इट इज पार्ट ऑफ द फाइनल आउटपुट। सो फाइनल आउटपुट जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच कंप्राइजेस कैपिटल गुड्स कॉन्स्टिट्यूट्स ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और ये ग्रॉस है। ग्रॉस और नेट में क्या होता है, सी ग्रॉस में से अगर जो है हम डेप्रीशिएशन माइनस कर दें, राइट, तो वो हो जाता है नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिगार्डिंग आवर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये जो पोर्शन है पूरा, ये पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, ग्रॉस कैपिटल, राइट, फॉर्मेशन। इसको बोलते हैं GCF, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, विच इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। बट नाउ हियर इज द कैच, इसमें जो ये वाला पोर्शन है, अगर हम इसको हटा दें तो जो बचा हुआ ये पूरा पोर्शन है, ये हमारा हो जाता है नेट इन्वेस्टमेंट, और इसको हम जो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये नेट इन्वेस्टमेंट और नेट कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। दिस इज हाउ वी प्रोसीड। सो नेट बेसिकली नथिंग बट डेप्रिसिएशन अगर ग्रॉस से हटा दो, क्योंकि देखो यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स सारे बने हैं, सारे के सारे प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए नहीं है, सिर्फ कुछ पोर्शन ऑफ जो कैपिटल गुड बना है वो पिछला प्रोडक्शन मेंटेन करने के लिए है, राइट। और जो इंक्रीज करने के लिए इन्वेस्टमेंट उसी को कहते हैं जो फ्यूचर का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, वो जो है दूसरी सारी चीजें हैं, ठीक है। सो ये हमारा कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, right, and out of this a part of capital good is used to replace the part of existing stock of capital good due to depreciation, right, and this is required to maintain the level of economic production, ठीक है। और rest is added to the stock of capital good, this is known as net investment, ठीक है। now यहाँ पे एक और चीज समझते हैं, value of output and value added। see value added is nothing but value of output minus intermediate consumption expenditure, ठीक है। so कोई भी गुड अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मान लो, so उसमें देखो जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंटरमीडिएट गुड्स भी कंज्यूम होते हैं। सो अगर हम जो है इंटरमीडिएट गुड की भी वैल्यू ले लें और उस गुड की भी वैल्यू ले लें तो ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगा। सो टू अवॉइड डबल काउंटिंग हम जो है कई बार जो है नेशनल इनकम को एक वैल्यू एडेड मेथड होता है उससे कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे हम सिर्फ वैल्यू एडेड कंसिडर करते हैं। उसका मतलब ये होता है कि एक फर्म ने कोई भी XYZ गुड प्रोड्यूस किया तो उस गुड का वैल्यू क्या है माइनस उस गुड को प्रोड्यूस करने में इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी क्या गुड्स जो है रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज हुए उसको जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड, ठीक है। ये बताना जरूरी इसलिए था क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे हम देखेंगे कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसपे हम नेशनल इनकम मेजर करते हैं। सो नाउ देयर आर 3 ways टू मेजर नेशनल इनकम, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड और इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड ऑल्सो, ठीक है। इसमें जो निकलता है GVA फर्म्स का निकालते हैं सारा और उसको टोटल कर देते हैं, सो वो आपको GDP दे देता है, ठीक है। सो टोटल ऑफ द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फर्म्स इन द इकोनॉमी की ग्रॉस वैल्यू कितनी ऐड की है। अगेन ग्रॉस मतलब जो वैल्यू ऐड की है उसमें कुछ पोर्शन शायद से डेप्रिसिएशन में भी गया होगा जो मेंटेन करने के लिए, राइट। डेप्रिसिएशन को के लिए जो है उसको मतलब जो भी गुड जो है खराब हुआ होगा तो डेप्रिसिएशन को जो है उसमें इंक्लूड कर रखा है, ठीक है। इसको हटा दोगे तो हो जाएगा नेट वैल्यू एडेड, ठीक है। इनकम मेथड इट इज सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट, जो भी गुड्स प्रोड्यूस करने में जो है आपके फैक्टर इनकम्स लगे हैं, वेजेस लगा है, लैंड के लिए रेंट लगाया है या फिर आपका इंटरेस्ट लगा है या फिर प्रॉफिट, वो सबको टोटल करेंगे तो इनकम मेथड हो जाता है। एक्सपेंडिचर मेथड इट इज मतलब जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उस पर जो एक्सपेंडिचर हुआ है, राइट। सो वो जो फर्म्स ने जो सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके उस पर जो एक्सपेंडिचर रिसीव किया है, जो लोगों ने कंज्यूम करने के लिए पीपल हाउस होल्ड्स और गवर्नमेंट ने कंज्यूम करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया है या दूसरे फर्म्स ने एक्सपेंडिचर किया है, वो जो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड हो जाता है। सो इट इज नथिंग बट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ स्पेंडिंग दैट फर्म्स रिसीव फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दे प्रोड्यूस। सो सारी फर्म्स जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे याद रखो फाइनल क्यों, क्योंकि देखो इंटरमीडिएट का मैंने बताई वैल्यू फाइनल में इंक्लूडेड होती है क्योंकि इंटरमीडिएट गुड आर यूज टू मेक फाइनल गुड, दैट्स वाई हम इंटरमीडिएट गुड को नहीं जो है कंसिडर करते हैं, ठीक है। नाउ ये 3 तरीके देखो, इसमें
ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन आए भी नहीं है, राइट। सो डोंट बॉदर अबाउट गोइंग टू मच इन डिटेल, ब्रॉडली आप समझ लो, ठीक है। नाउ लेट्स गो ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, कि जीडीपी का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि क्या है, राइट। सो देखो हमने बोला था ना कि बेसिकली नेशनल इनकम मेजर करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सो एक तरीका नेशनल इनकम मेजर करने का, एंड दैट इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट स्टेप, इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी या जीडीपी। सो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज नथिंग बट अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल जो नेशनल इनकम जो है मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज व्हाट? इट इज मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल, याद रखो, फर्स्टली मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, याद रखो फाइनल, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोड्यूस्ड इन डोमेस्टिक स्लैश इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर में, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन जीडीपी इज दैट ये जो है सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो डोमेस्टिक टेरिटरी या इकोनॉमिक टेरिटरी में प्रोड्यूस है, उन्हीं की वैल्यू हम कंसिडर करते हैं जीडीपी, ठीक है। वी कंसिडर ओनली दैट वैल्यू। तो यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या हुआ? What does domestic territory mean? It means political frontiers of a country, including its territorial waters, ships, aircrafts operated by the normal residents. तो ये भी समझेंगे अभी कि नॉर्मल रेसिडेंट्स कौन होते हैं। तो हमारी कंट्री के जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है, वो अगर कुछ शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स, अभी आगे हम देखेंगे हु आर नॉर्मल रेसिडेंट्स, डोंट वरी, राइट। सो शिप्स एंड एयरक्राफ्ट जो वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उस पर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है या जो होती है, राइट। सो उसकी भी जो वैल्यू है वो कंसिडर की जाएगी इन जीडीपी ऑफ आवर कंट्री, राइट। फिशिंग वेसल्स, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटेड बाय रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। अगेन हमारी कंट्री के जो रेसिडेंट्स जो ये सब ऑपरेट कर रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल वाटर्स में हो, राइट, और एंगेज इन एक्सट्रैक्शन वेयर कंट्री हैज एक्सक्लूसिव। सो हो सकता है कोई चीज़ हमारी कंट्री की बॉर्डर में नहीं है, बट बॉर्डर के बाहर हमें कहीं पे एक्सक्लूसिव राइट मिला है किसी चीज़ को एक्सट्रैक्ट करने का, तो उस चीज़ को भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाता है, और उसमें जो भी एक्सट्रैक्ट करके हम निकालेंगे, राइट, इफ़ इट इज़ अ फाइनल गुड, तो वो जो है कंसिडर होगा इन दी उसकी मनी वैल्यू कंसिडर होगी इन दी यूर जीडीपी, ठीक है। बाकी एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंट्री लोकेटेड, हमारी कंट्री के जो ये सब चीज़ें हैं दूसरी कंट्रीज में लोकेटेड है, इसमें भी कोई फाइनल गुड्स एंड, याद रखो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, तो वो कंसिडर होगा हमारे जीडीपी में। और यहाँ पे कोरोलरी इसका क्या है कि हमारी कंट्री में जो दूसरे कंट्रीज की एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होंगे, वैसे तो कोई है नहीं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, एम्बेसीज या कॉन्सुलेट्स हैं हमारी कंट्री में दूसरे कंट्री के, उसमें उन एरियाज में कोई भी जो है फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस होता है, वो हमारे जीडीपी में कंसिडर नहीं होता, ठीक है। नाउ लेट्स सी कॉन्सेप्ट ऑफ जीएनपी, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ जीएनपी समझने से पहले एक बार नॉर्मल रेसिडेंट समझ लो, ठीक है। सो नॉर्मल रेसिडेंट कौन है? हमारी कंट्री का नॉर्मल रेसिडेंट कौन होगा? इट वुड बी ए सी, यहाँ पे कई लोग जो है नॉर्मल रेसिडेंट और जो है इसको कंफ्यूज कर देते टू बी सिटीजन, राइट। सो सिटीजन्स आर नॉट, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट हमारी कंट्री के सारे सिटीजन्स जो है नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि सारे जो सिटीजन्स ही जो कर रहे हैं वो सारा का सारा हमारे कंट्री के जो है जीडीपी में कंट्रीब्यूट होता है या इकोनॉमिक एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट होता है, ठीक है। क्योंकि जीडीपी में एक प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है हमारी कंट्री में कोई फॉरेनर कंट्रीब्यूट कर रहा हो, तो जीडीपी में फॉरेनर्स या कोई बाहर से जो है कंट्रीब्यूट कर रहा हो, ठीक है, बाहर से कुछ फैक्टर, तो उसकी इनकम तो बाहर जाएगी, हमारे कंट्री के लोगों को तो नहीं मिलेगी, राइट। और हो सकता है हमारी कंट्री के पीपल बाहर कोई फैक्टर सर्विस दे रहे हो, जैसे लेबर वगैरह दे रहे हो, तो उसकी इनकम उनको मिल रही है, बट फिर भी उनका ये जो प्रोडक्शन एक्टिविटी है जो जिसमें एंगेज्ड है, जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे, वो जीडीपी में नहीं आएगा। तो इसी को ओवरकम करने के लिए जीएनपी का कॉन्सेप्ट है, राइट। सो सी इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल ईयर में जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं हमारी कंट्री, जो एक कंट्री के, वो जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं उसकी मनी वैल्यू को जीएनपी बोलते हैं, ठीक है। नाउ दिस इज बेटर देन जीडीपी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई। और नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? पर्सन हु ऑर्डिनरीली रिसाइड्स इन द कंट्री एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन द कंट्री, ठीक है। सो जो कंट्री में ही रिसाइड करता है, मतलब रह रहा है यहाँ पे, और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे। फॉर इंस्टेंस यू कुड कंसिडर से सम पर्सन फ्रॉम नेपाल, नेपाल से वो जो है यहीं पे रह रहा है, राइट, ही इज लिविंग हियर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, राइट, बहुत समय से यहीं पे रह रहा है, यहीं पे उसका घर है, राइट, फैमिली है, तो यहीं पे रह रहा है, यहीं पे काम कर रहा है, यहीं पे इनकम कमाता है, और उस इनकम को यहीं इंडिया में ही खर्च कर रहा है, राइट।
so someone from Nepal, say someone comes up, so that is there. But say some person from Nepal, he just comes, so वो यहाँ पे आता है, कोई चीज़ लाता है नेपाल से, यहाँ पे आके कोई सर्विस वगैरह जो भी हो वो यहाँ पे सेल करता है और कल 1-2 दिन में वापस चले जाता है, तो दैट पर्सन इज नॉट नॉर्मल रेसिडेंट। वो अपनी इनकम भी वापस अपनी कंट्री में ले जाएगा और वहीं पे खर्च करेगा, ठीक है। सो वो जो पर्सन यही प्रॉब्लम है जीडीपी में। अब वो यहाँ पे आके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस तो कर रहा है, दे रहा है, कोई गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस की दी, ठीक है, बट उससे जो इनकम हुई वो हमारी कंट्री में नहीं रही, वो एक्चुअली वो बाहर ले गया वापस, ठीक है। जबकि ये जो दूसरा पर्सन है, राइट, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी एग्जाम्पल है कि कुछ लोग बाहर काम कर रहे हैं, जैसे आप आईटी इंडस्ट्री में देखते हो, ठीक है, तो कोई काफ़ी लोग हैं जो बाहर जाते हैं 4-5 महीने के लिए, काम वाम करके आते हैं और इनकम लेके वापस आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जाते हैं विदेश वगैरह जो है एक प्रोजेक्ट करने, और वहाँ से जाते हैं, वहाँ 4-5 महीने काम किया, वहाँ उन्होंने गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस की, कुछ प्रोड्यूस किया और उसकी इनकम मिली उन्हें और वो इनकम लेके वापस आ गए। अब वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया उन्होंने डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर किया, विदेश में किया, तो जीडीपी में तो वो इंक्लूड नहीं होगा, पर वो जो है जीएनपी में इंक्लूड हो जाएगा, क्योंकि वो जो है वहाँ से वैल्यू मनी की जो है लेके वापस आ रहा है, ठीक है। सो याद रखना, नॉर्मल रेसिडेंट इज डिफरेंट फ्रॉम द टर्म नेशनल्स मतलब सिटीजन्स, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी। सो याद रखो जीएनपी में नेशनल्स नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ओके। एंड नॉर्मल रेसिडेंट्स जो है इट इंक्लूड्स बोथ नेशनल्स एज वेल एज फॉरेनर्स, ठीक है। सो नॉर्मल रेसिडेंट्स में हमारे नेशनल्स भी आ जाते हैं, फॉरेनर्स भी आ जाते हैं, और देखो ऐसे भी नेशनल्स होते हैं जो हमारी कंट्री के सिटीजन्स हैं जो बेसिकली नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, जैसे एनआरआई। सो एनआरआईज आर नेशनल्स ऑफ आवर कंट्री, सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, बट नॉट दी नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है। एनआरआई हमारी कंट्री के सिटीजन्स है बट दे आर नॉट दी नॉर्मल रेसिडेंट्स, ठीक है, याद रखना है, क्योंकि एनआरआई बाहर ही रहते हैं, वहीं कमाते हैं, वहीं कंजम्पशन करते हैं, ठीक है। सो बट येस एन एनआरआई कैन बी अ नॉर्मल रेसिडेंट, बट अगर वो बाहर कमाता है फिर वापस आ जाता है और यहीं पे सारा जो है खर्चा करता है, ठीक है। सो इन दैट केस दैट पर्सन से समवन अगर शॉर्ट पीरियड के लिए बाहर जाके काम करके कमा के वापस आता है, ठीक है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ जीएनपी। तो अगर मैं रिकैपिचुलेट करूं, सो बेसिकली जीडीपी का मतलब ये है कि ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है, इसमें कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ हो, चाहे वो इंडियन सिटीजन हो या फॉरेनर हो, किसी ने भी प्रोड्यूस किया हो, राइट, दैट इज पार्ट ऑफ आवर जीडीपी। बट अगर जीएनपी की बात करें तो ये हमारी कंट्री है, यहाँ पे लेट मी जस्ट राइट इट मोर क्लियरली। सो अगर जीएनपी की बात करें, ये हमारी कंट्री है और ये कोई बाहर की दूसरी कंट्री है, लेट्स से देयर इज ओनली वन कंट्री या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ROW। सो जीएनपी में मतलब यहाँ पे जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये जो एक्स हैं ये नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है और सर्कल वाले नॉर्मल रेसिडेंट है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है, ये हमारी कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट है और ये जो है बाहर के, ठीक है। सो देखो बेसिकली ये जो इनकम लेके कर रहे हैं जीएनपी में, इनकी इनकम भी काउंट होगी बट इनकी इनकम नहीं काउंट होगी, ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि ये जो इनकम लेंगे ये इनकम लेके बाहर ले जाएंगे, जबकि ये इनकम लेके अंदर लाएंगे, ठीक है। तो जो इनकम जो है एक्चुअली ये कमा के बाहर से अंदर लाएंगे और ये यहाँ से कमा के जो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है वो बाहर ले जाएंगे, ठीक है। याद रखना नॉर्मल रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। इट्स ये मत सोचना नेशनल, सिटीजन एंड फॉरेनर, ठीक है, ये नहीं जरूरी है, ठीक है। हो सकता है ये दिस कुड बी इंडियन सिटीजन ऑल्सो, ठीक है, एंड दिस कुड बी ऑल्सो एंड इंडियन सिटीजन, ठीक है, दिस कुड बी अ फॉरेनर ऑल्सो, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो अब और क्लियरली अगर आपको रिलेशन देखना हो तो यहाँ पे ही बता रखा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जीडीपी इज इक्वल टू जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो जैसे हो सकता है जैसे हमारे यहाँ पे कॉल सेंटर्स हैं, राइट, बीपीओ हैं। अब ये बीपीओ जो हैं ये बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं ये बाहर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, इन अदर कंट्रीज, राइट, अदर कंट्री के लोगों को, ठीक है, बट पेमेंट इनको आ रहा है। सो दे आर रिसीविंग सम, सो यहाँ से जो लेबर है, जो बीपीओ में बंदा बैठा हुआ है बात कर रहा है, वो अपना लेबर है या फैक्टर सर्विस है, वो बाहर के लोगों को दे रहा है, राइट, और उसके बदले जो है उसको पेमेंट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाहर से जो है फैक्टर इनकम मिल रही है, अपनी मेहनत जो है बाहर के रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए लगा रहा है और उससे उसको जो है
फैक्टर इनकम मिल रही है, ठीक है। और हो सकता है कि यहाँ पे जो है कुछ चीज़ें ऐसी हों, जैसे यहाँ पे ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब जैसे गूगल है, गूगल की यहाँ पे इंडिया में लोग जो है बहुत सारे लोग जो है एडवर्टाइजिंग सर्विस यूज़ करते हैं, ठीक है। गूगल की एडवर्टाइजिंग सर्विस यूज़ की यहाँ पे, राइट। सो गूगल की सर्विस यहाँ पे यूज़ की, बट उसका पेमेंट जो है वो किया हमने बाहर गूगल को। सो वी मेड अ फैक्टर पेमेंट टू दी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो ये याद रखना। सो दिस इज हाउ जीडीपी एंड जीएनपी आर रिलेटेड। ये यहाँ पे मैंने डिटेल भी कर रखा है, थोड़ा सा आप अगर देख लोगे, एग्जाम्पल्स आर ऑल्सो गिवन, ठीक है। सो फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेफर्स टू इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट्स और वर्क अब्रॉड। सो हमारी कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं वो बाहर काम कर रहे हैं या बाहर उन्होंने पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो उससे भी प्रॉफिट वगैरह जो भी आता है वो जो है वो हमारा रिसीव्ड हो गया। बाकी फैक्टर पेमेंट्स मेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेफर टू द पेमेंट्स मेड बाय जो रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री टू फॉरेन एंटिटीज फॉर देयर इन्वेस्टमेंट और वर्क इन दी कंट्री, ठीक है। सो जो है यहाँ पे जो लोग जो मतलब रेसिडेंट्स हैं वो कुछ इनकम शायद से बाहर भी दे रहे हो, हम लोग कुछ कंज्यूम कर रहे हो, बाहर जो इनकम जा रही है वो जो हो गई फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। So this was relation between GDP and GNP. I hope this is clear, right? And here we can also do a PYQ. बट इस PYQ पे थोड़ा सा पहले कुछ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स और कुछ चीज़ें और कॉन्सेप्ट्स देख ले रिलेटेड टू नेशनल इनकम, फिर आएंगे, ठीक है। सो एक और जो है कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू नेशनल इनकम ये है कि अभी तक हम क्या बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और ये हम जो है मनी के टर्म्स में वैल्यू लेते हैं, ये राइट मॉनेटरी वैल्यू ले रहे थे। बट देखो ये वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है। ये वैल्यू हो सकती है मार्केट प्राइस पे, यानी जिस प्राइस में जो है मार्केट में बिक रहा है, बेसिक प्राइस पे और फैक्टर कॉस्ट पे। अब जरा इन तीनों के बीच में रिलेशन देखते हैं, यानी किसी चीज के तीन प्राइस हो सकते हैं। सो मनी वैल्यू भी तीन प्राइसेस में हो सकती है। मनी वैल्यू मार्केट प्राइस की हो सकती है, मनी वैल्यू बेसिक प्राइस की हो सकती है, मनी वैल्यू फैक्टर कॉस्ट की हो सकती है। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट इज द रिलेशन, ठीक है। सो सी फैक्टर कॉस्ट पे अगर ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी या कुछ भी देखें, इज इक्वल टू प्लस उसमें जो है प्रोडक्शन टैक्सेस अगर ऐड कर दोगे, ठीक है, सो इट बिकम्स एट बेसिक प्राइसेस। सो फैक्टर कॉस्ट में कोई भी चीज फैक्टर कॉस्ट पे देख रहे हो, अगर उसमें प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज ऐड कर देते हो तो इट बिकम्स जीवीए एट बेसिक प्राइसेस, ठीक है। सो यहाँ पे अब प्रोडक्शन टैक्सेस क्या हो जाते हैं, प्रोडक्शन सब्सिडीज क्या हो जाती हैं। सी पहली चीज तो फैक्टर कॉस्ट मीन्स पेमेंट टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें टैक्स नहीं इंक्लूड होता, ठीक है, टैक्सेस इंक्लूड नहीं होते, इट इज जस्ट दी पेमेंट टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जबकि प्रोडक्शन टैक्सेस एंड सब्सिडीज क्या हो गए, दे आर पेड और रिसीव्ड इन रिलेशन टू प्रोडक्शन, यानी कुछ ऐसी टैक्सेस होती हैं, कुछ ऐसी सब्सिडीज होती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस पे लगती हैं, राइट, नॉट ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बट ऑन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लैंड रेवेन्यू, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फी। तो ये जो चीज़ें ये अपने प्रोडक्शन टैक्सेस और सब्सिडीज में आ जाती है, ठीक है। सो जीवी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस मतलब प्लस ऑफ प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस जो है प्रोडक्शन सब्सिडीज, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट जो है सी बेसिकली फैक्टर कॉस्ट से में आप अगर जो है टैक्सेस ऐड करोगे और सब्सिडीज माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा जीवी एट बेसिक प्राइसेस। और अगर बेसिक प्राइसेस पे जो जीवीए है, राइट, सो जीवीए जो बेसिक प्राइसेस पे है, अगर उसमें आप नेट प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड करोगे, राइट, सो आपको मिल जाएगा जीवीए एट मार्केट प्राइस। जीवीए मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। सो प्रोडक्ट टैक्सेस क्या होता है, जो पर यूनिट प्रोडक्ट पे लगता है, जैसे जीएसटी हो गया, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है। सो दिस इज पेड पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, पर यूनिट और पर प्रोडक्ट, ओके। सो दिस इज लाइक एक्साइज सर्विस टैक्स, ये हो गया आपका। सो बेसिक प्राइस में जब आप नेट प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड कर देते हो तो मार्केट प्राइस हो जाता है, ठीक है। सो बेसिकली मार्केट प्रोडक्ट प्राइस में आपका जो है टैक्सेस और सब्सिडीज का इफेक्ट इंक्लूडेड होता है, जबकि फैक्टर कॉस्ट में कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होता, ठीक है, याद रखना। एंड यहाँ पे एक और चीज समझिए, सी टैक्सेस जो लगते हैं वो ऐसी चीजें हैं जो आपका बेसिकली जो फैक्टर इनकम है उसका पोर्शन ले जाता है, ठीक है, ये याद रखना, ओके। सो नाउ लेट्स कम ऑन टू सम नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, राइट। सो नेशनल इनकम को किस अलग अलग तरीके से देख सकते हैं, एग्रीगेट फैक्टर ऑफ एज एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम्स, नेशनल इनकम एज एग्रीगेट ऑफ फैक्टर इनकम्स, ठीक है। सो मतलब
जो भी सारी फैक्टर इनकम्स मिली हैं उनको, जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज हुए, उनको जो सारी फैक्टर इनकम्स मिली है उनका एग्रीगेट कर लेते हैं। तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए जो भी सारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज हुई है, उनको जो भी सारा फैक्टर इनकम मिला है उसको जो है टोटल करेंगे, तो हमें एक तरीके से नेशनल इनकम मिल जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, दैट इज नथिंग बट वेजेस, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये सारे आपको पता है कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। एक चीज है मिक्स्ड इनकम। अब ये क्या होती है मिक्स्ड इनकम, ठीक है। सो मिक्स्ड इनकम इज नथिंग बट बेसिकली जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना ही कैपिटल यूज करते हैं, राइट। वो लोग जो है अपना ही जो है लैंड वगैरह, जो नेचुरल रिसोर्सेस वगैरह है, ये यूज करते हैं, ठीक है। उनका खुद का फार्म होता है, लैंड खुद, जैसे फार्मर है तो फार्मर तो खुद की लैंड यूज करता है, तो उसको रेंट देने की जरूरत तो है नहीं, राइट। और फार्मर खुद की लेबर भी यूज करता है, राइट। तो उनका जो है ऐसा सेपरेटली डिस्टिंग्विश करना कि भाई कितना पोर्शन इसका फैक्टर इनकम लेबर का है, कितना लैंड पे रेंट दिया इसने, ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए इनकी इनकम को हम बोलते हैं मिक्स्ड इनकम, एंड इट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। सो नेशनल इनकम इसमें जो है आपको पता है कि कुछ फैक्टर सर्विसेज जो है वो बाहर की साइड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए होगी, राइट। जो यहाँ की होगी वो बाहर यूज की गई होगी, तो उसके लिए यहाँ पे पेमेंट आता है। और कुछ बाहर के लोगों ने यहाँ पे दी होगी फैक्टर सर्विसेज, राइट, जिसकी पेमेंट बाहर गई होगी, तो उसका नेट निकालते हैं, ठीक है। याद रखना, नेट फैक्टर इनकम, ओके। सो नेशनल इनकम इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी जीएनपी एट एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और नेशनल इनकम एज एग्रीगेट ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर। तो बेसिकली जो भी सारे गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं इकोनॉमी में, उस ऑब्वियसली वो प्रोड्यूस हुए हैं तो वो कंज्यूम हुए होंगे, तो उस पर क्या एक्सपेंडिचर हुआ, तो उस पर देखो अलग अलग टाइप से एक्सपेंडिचर हो सकता है। एक तो जो कंज्यूमर्स हैं, राइट, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। गवर्नमेंट है, वो एक्सपेंडिचर कर सकती है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में दोनों आ जाता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। फर्म्स जो हैं, मोस्टली फर्म्स करती हैं आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड बाय इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कि भाई उन्होंने कितना जो है पैसा इन्वेस्टमेंट में, कैपिटल गुड्स में लगाया, कितना पैसा उसमें से जो है उन्होंने दे पुट इन फॉर रिप्लेसिंग डेप्रिशिएटेड कैपिटल फॉर एडिशनल स्टॉक ऑफ कैपिटल, राइट। सो कितना पैसा उनका यहाँ पे इन्वेंट्री भी इंक्लूडेड है, ठीक है, कि जो कितनी उनके पास एडिशनल इन्वेंट्री आ गई, सो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। तो फर्म्स की इन्वेंट्री भी आई में इंक्लूडेड है, ठीक है। देन एक्स इज एक्सपोर्ट, एम इज इम्पोर्ट। सो देखो बेसिकली हमें क्या चाहिए कि हमारी इकोनॉमी में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए। नाउ ये जो एक्सपोर्ट हुआ है, सो हमारी इकोनॉमी में कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ और वो बाहर एक्सपोर्ट हो गया, तो ऑब्वियसली उसके लिए जो पैसा मिला है वो हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम है। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाहर प्रोड्यूस हुआ है और उसको हमने यहाँ पे अपनी इकोनॉमी में इंपोर्ट किया है, तो वो हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस नहीं हुआ है। सो दैट्स वाई हम इंपोर्ट्स को माइनस करते हैं और एक्सपोर्ट्स को प्लस करते हैं, तो वो हमारा नेट एक्सपोर्ट्स आ जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा जीडीपी जो नेशनल इनकम होता है। तो याद रखिए ये गिग मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मान लो अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आपका इंक्रीज होता है तो जीडीपी बढ़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है तो जीडीपी बढ़ेगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है यानी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी होती है तो जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। और एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ते हैं तो भी जीडीपी बढ़ेगा, ठीक है। प्लीज कीप दिस इन माइंड, दिस इज हाउ यू अप्लाई योर नॉलेज, ठीक है। अब ऐसी क्या चीजें हैं जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। सो ट्रांसफर पेमेंट्स या नॉन फैक्टर इनकम्स जो हमने देखी थी वो नहीं होती। ट्रांसफर पेमेंट्स आर नथिंग बट वन साइडेड पेमेंट, की बस एक जगह से एक एंटिटी से दूसरे एंटिटी को पेमेंट गई, उसके रिटर्न में कुछ नहीं आया। जैसे हम हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या देखा था, फर्म क्या देता है गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड उसके लिए उसको जो है एक्सपेंडिचर करता है। बट ट्रांसफर पेमेंट में क्या होगा कि भाई जैसे समथिंग वुड बी प्रोवाइडेड टू अ हाउस होल्ड और उसके लिए हाउस होल्ड को कोई पेमेंट कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, वाई, क्योंकि ये जो है ऑलरेडी एक बार पास्ट में जो है सेकेंड हैंड गुड्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एक बार जो है इनका जो है वैल्यू काउंट हो चुका है। अगर दोबारा इसको बेचा जा रहा है तो मतलब अगर दोबारा काउंट करेंगे तो दैट इज अगेन समथिंग नोन एज डबल काउंटिंग, ठीक है। तो उसको अवॉइड करने के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को भी नहीं इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि अगर इनको इंक्लूड करेंगे तो अगेन डबल काउंटिंग होगा। हाउस होल्ड सर्विसेज, तो बहुत सारी सर्विसेज, हाउस होल्ड सर्विसेज एक एग्जाम्पल है, बट बहुत सारे गुड्स
एंड सर्विसेज ऐसे प्रोड्यूस किए जाते हैं जो मॉनेटरी पर्पस जिसमें जो है कोई मनी का ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व नहीं है। जैसे एग्जांपल अगर हम लें, इफ यू टेक एन एग्जांपल, सो जैसे टी का एग्जांपल ही दिया था मैंने आपको, ठीक है। तो टी घर पे बन रही है तो कोई कोई उसमें मनी का इन्वॉल्व नहीं। जैसे जैसे फूड है, तो फूड अगर घर पे आपकी मदर कुक करती है आपके लिए, आपके फादर कुक करते हैं आपके लिए फूड, तो उसके लिए ऐसा तो नहीं है कि आपसे कोई पैसा चार्ज करे। तो ऑब्वियसली सम एक्टिविटी इज टेकन बाय देम, बट इट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। बट वहीं रेस्टोरेंट में अगर फूड जो है बनाया है किसी शेफ ने, तो वो फूड अगर आप रेस्टोरेंट से खरीदते हो तो उसके लिए आप पैसा देते हो, तो वो इंक्लूडेड है। बट दिस काइंड ऑफ हाउस होल्ड सर्विसेज जो यहाँ पे है वो इंक्लूडेड नहीं है। और इलीगल मनी, ब्लैक मनी वगैरह जो है ब्लैक इकोनॉमी में होता है, वो नहीं इंक्लूड होता नेशनल इनकम में, ठीक है। नाउ लेट्स सी सम नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, ठीक है। तो कुछ नेशनल इनकम एग्रीगेट्स देखते हैं। ये सारे हमने अभी डिस्कस कर लिए हैं मोस्टली, दैट हमने क्योंकि सारे जो है पार्ट्स डिस्कस कर लिए, तो आई एम क्वाइट श्योर ये सब आपको समझना बहुत आसान होगा। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इज नथिंग बट जो है आपका नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट money value of all final goods and services produced within domestic territory of country in the accounting है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, सो बेसिकली अगर जीडीपी आपको फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है तो मार्केट प्राइस में से एक तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर दो। क्योंकि देखो कोई गुड अगर मान लो आपने जो है लेट्स से अज्यूम कि आपका एक फार्म है, राइट, उस पर आपने किसी को कहा 10-10 रुपीज दिए और कहा कि वर्क ऑन दिस फार्म एंड प्रोड्यूस सम आउटपुट। सो उसने जो है वीट प्रोड्यूस किया 10 रुपीज़ का ही, ठीक है। सो यहाँ पे तो 10 रुपीज़ का वीट है, बट हो सकता है ये वीट जब आप मार्केट में बेचने जाओ इस पे जो है गवर्नमेंट 1 रुपये टैक्स लगा दे, तो ये वीट की वैल्यू क्या हो गई, 11 रुपये बढ़ गई, ठीक है। सो इस केस में जो एक्चुअल वैल्यू थी वीट की वो 10 रुपये थी, राइट। जो एक्चुअल इनकम मिली वो 10 रुपये की मिली, बट यहाँ पे टैक्स के कारण वो आर्टिफिशियली बढ़ गई। सो इसलिए मार्केट प्राइस से इनडायरेक्ट टैक्स को हम माइनस करते हैं। और सब्सिडी, सो मान लो गवर्नमेंट यहाँ पे सब्सिडी दे रही थी आपको 1 रुपये का कि 10 किलो वीट, तो आपके लिए जो वीट की कॉस्ट है वो 9 रुपये हो जाती, जबकि एक्चुअल जो फैक्टर इनकम थी, जो इनकम दी थी आपने वो 10 रुपये थी, राइट। तो इसलिए हम जो है सब्सिडी को ऐड कर देते हैं। तो सब्सिडी बेसिकली क्या करता है, जो है आपके फैक्टर कॉस्ट को कम करता है आर्टिफिशियली, जबकि टैक्स जो है फैक्टर कॉस्ट को बढ़ा देता है। तो इसलिए टैक्स को माइनस करते हैं और सब्सिडी को जो है आपके कम करते हैं, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट से। ये याद रखना, फैक्टर कॉस्ट से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो टैक्स जो है फैक्टर कॉस्ट में प्लस हो जाता है और सब्सिडी माइनस हो जाती है, तो आपका मार्केट प्राइस हो गया। उसका उल्टा कर दो तो आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हो गया, ठीक है। देन एनडीपी, नेट बेसिकली डेप्रिसिएशन वाला पार्ट हटा दो, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। देन एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। सो ये जो है आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है। एंड सी इट इज, ये सब इनका जो है डेफिनेशन भी दे रखा है, राइट। इट्स नथिंग बट सेम थिंग जो हमने अभी तक पढ़ा है सारा। नाउ एक जो मेन थिंग, सो जो नेशनल इनकम है, सी मोस्टली या जो बाय कन्वेंशन किस चीज़ को हम नेशनल इनकम, कौन से नेशनल इनकम जो एग्रीगेट को हम नेशनल इनकम बोलते हैं, कि जब हम नेशनल इनकम बोलते हैं तो उसी को रेफर करें, दैट इज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। और एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज नथिंग बट इट इज सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम्स, जो आपने पढ़ा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज वगैरह एटसेट्रा, राइट, दैट टू अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, right, earned by the normal residents of a country in any year, ठीक है। So NNP at factor cost is nothing but NDP at factor cost plus factor income earned by normal residents from rest of the world minus factor payments made to the rest of the world, ठीक है। एंड इट इज ये जो आपका NNP एट फैक्टर कॉस्ट है, इसी को हम जो है किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम, सो अगर कुछ भी आपको बताया ना हो और आपसे पूछे नेशनल इनकम कौन सी है, सो इट इज NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। सो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इसमें कंसिडर की जाती है कि अब्रॉड से, कि हमारे रेसिडेंट्स ने अब्रॉड से क्या फैक्टर इनकम जो है फैक्टर अगर सर्विसेज दे के इकोनॉमिक एक्टिविटी करके कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं तो उसकी क्या इनकम कमाई है, या फिर यहाँ पे किसी ने बाहर से जो है यहाँ पे किसी ने सर्विस दी है उसने यहाँ से क्या इनकम कमाई है, इसका नेट हम कंसिडर करते हैं।
डेप्रीशिएशन हटा देते हैं, ठीक है, एंड नेट इनडायरेक्ट, क्योंकि डेप्रीशिएशन तो वो है जो आपको लेवल मेंटेन करने के लिए, और इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इसमें जो है उसका इफेक्ट भी रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। एंड एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट मेजर टू गॉज नेशनल इनकम, ठीक है। नाउ लेट्स डू दिस पीवाईक्यू, ये काफी टफ था जो आया था, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल वर नॉट एबल टू डू इट। सो इसमें इनफैक्ट काफ़ी कंट्रोवर्सी भी रही थी। सो आप लोग अटेम्प्ट करिए, आंसर कमेंट्स में बताइए, और देखो कमेंट्स में जब आप आंसर बताओ तो उसका रीज़न भी दो, ठीक है, गिव द रीज़न। देखो इतना हिंट मैं दे देता हूँ, इन दोनों में है, ठीक है। सो आई एम क्वाइट श्योर ये आप लगा ही सकते हो, इतना इन दोनों में है, ठीक है। अब इन दोनों में कौन सा है और क्यों है, लेट्स सी। अगर आप बता पाए तो आई वुड अज्यूम कि आप समझ गए ये कॉन्सेप्ट नेशनल इनकम का। अगर नहीं बता पाए तो नहीं समझे तो मुझे पता चल जाएगा, मैं फिर से इसको डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। नाउ जो हमारी नेशनल इनकम है उसको भी अलग अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। हमारी पर्सनल इनकम होती है, इट इज जो जो नेशनल इनकम है दैट इज एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये उसका वो पार्ट है जो हाउस होल्ड्स को मिलता है, क्योंकि देखो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत सारे यूज होते हैं, तो कई चीज़ें जो है गवर्नमेंट को भी एक जो है इनकम मिलती है, ठीक है, गवर्नमेंट को भी कुछ इनकम मिलती है, फर्म्स को भी कुछ इनकम मिलती है, अलग अलग उनको मिलती है। बट उसमें से इसमें से नेशनल इनकम से वो पार्ट जो हाउस होल्ड्स को मिल रहा है, तो दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम दैट इज रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड्स इज नोन एज पर्सनल इनकम, ठीक है। ये फॉर्मूला है। सो नेशनल इनकम जो अपना एनआई मतलब नेशनल इनकम दैट इज दिस इज इक्वल टू एनआई बोलते हैं हम, ठीक है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज होती हैं, उनका जो है प्रॉफिट हुआ है, ऑब्वियसली आपने देखा ना प्रॉफिट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, बट कई बार प्रॉफिट कुछ पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, यानी एज अ फैक्टर इनकम दिया नहीं गया, तो वो हाउस होल्ड्स वालों को मिला नहीं, इफ दे हाउस होल्ड डिड नॉट गेट इट, सो वो नहीं होता। माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड। तो देखो हाउस होल्ड्स बोरोइंग खुद भी करते हैं तो उस पर इंटरेस्ट देंगे, राइट, और हाउस होल्ड से बोरोइंग की जाती है तो उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जो प्लस जो इंटरेस्ट मिल रहा है और इंटरेस्ट जो दे रहे हैं उसका नेट निकालते हैं और उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। सो बेसिकली कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है फ्रॉम दी ये कॉर्पोरेट टैक्स किसको, फ्रॉम द फर्म्स, ठीक है, तो इसमें हाउस होल्ड का कोई रोल नहीं है। एंड देन देर आर ट्रांसफर पेमेंट्स टू दी हाउस होल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। सो ऐसे बहुत सारे ट्रांसफर, सी ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम बट दे आर अ पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम, याद रखना। तो ऐसे क्योंकि ये ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो वन साइडेड होते हैं कि बस उन जो है हाउस होल्ड को सीधा गवर्नमेंट और फर्म से कोई गुड मिल गया, उसके बदले उन्होंने कोई पेमेंट वगैरह कुछ नहीं किया। और इसी पर्सनल इनकम में होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। इट इज पार्ट ऑफ पर्सनल इनकम दैट कैन बी यूज्ड बाय हाउस होल्ड। सो पर्सनल इनकम में से अगर आप टैक्स पेमेंट्स राइट हटा दो और दूसरे कुछ नॉन टैक्स पेमेंट्स हटा दो तो आपको जो है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मिल जाएगा। ये वो पार्ट ऑफ इनकम है जो नेशनल इनकम का जो हाउस होल्ड्स यूज कर सकते हैं फॉर देयर कंजम्पशन पर्पस, ठीक है। सो दिस इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम is that part of national income which households can use, that part of sorry personal income which households can use for the consumption purpose, ठीक है। फिर इसी तरह प्राइवेट इनकम और नेशनल इनकम होती है, आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड इट, यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। देन वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, ठीक है। सी जब हम जीडीपी मेजर करते हैं तो हम वैल्यू लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, राइट। तो ये वैल्यू अगर आप जो है दो चीज़ें होती है, करंट प्राइस पे ले रहे हो जो अभी के टाइम का प्राइस है, या फिर कांस्टेंट प्राइस एक फिक्स्ड टाइम पीरियड जो है उसके प्राइस पे ले रहे हो, ठीक है। तो करंट प्राइस पे ले रहे हो तो कई बार इसमें जो है इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी होता है, राइट। सो दिस इज नोन एज नॉमिनल जीडीपी। फॉर इंस्टेंस एक इकोनॉमी में 10 यूनिट गुड होते हैं, 10 यूनिट्स ऑफ गुड्स आर देयर विच इज हर किसी की कॉस्ट 10 रुपीज़ है, राइट, एज ऑफ नाउ, या फिर ये मान लो अभी जो है 10 यूनिट ऑफ गुड की कॉस्ट जो है 10 रुपीज़ है। सो टोटल टोटल कितना 100 रुपीज़ ऑफ जो है इकोनॉमी की नेशनल इनकम है या जीडीपी है, राइट। लेट्स अज्यूम फॉर सिंप्लिसिटी। नाउ कल को ये हो कि आपका जो है ये जो चीज़ है ये प्राइस हमारा 2023 में है, ठीक है, 2023 में प्राइस है। अब 2025 में अगर हम जाएं
तो ये प्राइस अगर हमारा जो है 10 की जगह 15 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, बट ये प्राइस जो है अपना 20 हो गया, ठीक है, तो आपका जीडीपी जो है 300 हो गया। तो ये जो जीडीपी है ये नॉमिनल है, और इसमें आप देखोगे, इसमें सी ये जीडीपी जो बढ़ा है, ये सिर्फ इसीलिए नहीं बढ़ा कि 5 यूनिट एक्स्ट्रा कुछ हमने प्रोड्यूस करना, गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करना शुरू किया, बट ये इसलिए भी बढ़ा है क्योंकि 10 रुपए से जो वो गुड था, एक सिंगल गुड था, उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई, राइट। सो इसमें अगर रियल जीडीपी लगानी होगी तो इसको हम जो है 20 की जगह एक कांस्टेंट प्राइस, और कांस्टेंट प्राइस मान लो हम 2023 का ले लेते हैं, तो उस पर करेंगे तो 10 कर देंगे इसको, राइट। तो 15 इंटू 10 150। तो ये हमारा रियल जीडीपी हो गया, ये हमारा नॉमिनल हो गया, ये रियल जीडीपी हो गया। तो आप देख सकते हो नॉमिनल जीडीपी नॉर्मली इन्फ्लेटेड होता है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन प्राइस राइज, राइट। जबकि रियल जीडीपी में जो है अगर इंक्रीज होता है रियल जीडीपी में, तो वो इंक्रीज इसलिए होता है कि क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है, राइट। सो ये याद रखना, ये पॉइंट, इंक्रीज इन nominal GDP is because of both, क्या चीज है, इंक्रीज इन प्राइसेस, दैट इज हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, तो इसलिए इन्फ्लेशन का इफेक्ट होता है, और दूसरा इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और दूसरा जो है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जबकि आपका रियल जो है इंक्रीज इन रियल जीडीपी इज ड्यू टू इंक्रीज इन, ये याद रखना, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो अगर रियल जीडीपी इंक्रीज हुआ है सो इट वुड बी ऑलवेज ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्योंकि उसमें हम जो इन्फ्लेशन होता है उसको जो है हटा देते हैं, ठीक है। और इसी के बेसिस पे एक इन्फ्लेशन के लिए हमारा मेजर है जीडीपी डिफ्लेटर, जो अगले चैप्टर इन्फ्लेशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें कुछ नहीं है, ये जो नॉमिनल जीडीपी है और रियल जीडीपी है, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करके जो है 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे पिछले केस में हम 300 इंटू 150 इंटू 100, तो ये हो जाता है आपका इट्स समवेयर अराउंड 2, तो दिस इज दी जीडीपी डिफ्लेटर आपका आ जाता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप कर सकते हो, और जीडीपी डिफ्लेटर को फिर आप यूज़ कर लो। सो विद दैट अगर आप यूज़ कर लोगे तो उससे आप फिर से जो इन्फ्लेटेड नॉमिनल जीडीपी है उस पर यूज़ करोगे, सो दैट उससे आप जो है इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा सकते हो, ठीक है। तो जीडीपी डिफ्लेटर से आप बेसिकली इन्फ्लेशन का इफेक्ट हटा सकते हो। दिस वी विल अगेन डिस्कस, और कंपेयर करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर को दूसरे जो है इंडिकेटर्स ऑफ इन्फ्लेशन से अगले चैप्टर में, ठीक है। नाउ लास्टली फ्यू लास्ट एस्पेक्ट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि इंडिया में जो एस्टिमेशन है नेशनल इनकम का वो कैसे किया जाता है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ है, क्योंकि हमने देखा है फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं इकोनॉमी में, जो है स्टैटिक पोर्शन से भी ज़्यादा नहीं आते, कम आते हैं। सो दैट्स वाई वी नीड टू कवर दिस कॉन्सेप्चुअल पोर्शन, अभी तक सारा कवर कर लिया। सो फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम वॉज प्रिपेयर्ड बाय दादा भाई नौरोजी फॉर दिस ईयर। सो सबसे पहली बार किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, बट दिस वॉज नॉट सो साइंटिफिक। सो फर्स्ट साइंटिफिक एस्टिमेट जो है दैट वॉज मेड बाय प्रोफेसर VKRV राव इन 1931-32, ठीक है। याद रखना ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, बट जस्ट मोटा मोटा याद रखो जो हाईलाइट एंड अंडरलाइन किया जा रहा है कि किसने क्या किया, फर्स्ट साइंटिफिक कब किया गया, फर्स्ट कब किया गया, कौन सी बुक थी, इट वॉज पब्लिश इन बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है। कई बार हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस टाइप का फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाए। फिर इंडिपेंडेंस के बाद ऑफिशियल एस्टिमेट फर्स्ट टाइम कब जो है नेशनल इनकम का जो था प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद जो है CSO बनाया गया था फॉर एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, बट इवेंचुअली अभी रिसेंटली जो है 1-2-3 साल पहले CSO और NSSO को मर्ज करके NSO बनाया गया है, जो आज के डेट में अब आपका नेशनल इनकम मेजर करता है, ठीक है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है उसको में 2015 में चेंजेस किए गए थे, एक नई GDP सीरीज लाए थे। और ये चेंजेस क्यों किए गए थे, टू ब्रिंग नेशनल इनकम अकाउंटिंग इन लाइन विथ
इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। सो जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उस टू ब्रिंग दी दैट इन लाइन विद दैट, और वो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स, ठीक है। सो यूएन सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स के जो रिकमेंडेशंस थे उसके अकॉर्डिंगली अपने नेशनल इनकम के मेजरमेंट्स को करने के लिए ये जो है न्यू जीडीपी सीरीज लाया 2015, जिसमें कुछ मेजर चेंजेस थे। क्या थे? ये रेगुलर चेंज होता है जो आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम किया जाता है कि न्यू बेस ईयर। सो बेस ईयर मतलब कांस्टेंट प्राइस लेंगे अगर हम, तो वो 2011-12 का प्राइस जो होगा उस गुड का वो लेंगे, ठीक है। शिफ्ट टू जीडीपी इन मार्केट प्राइस फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट। सो पहले जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पे बताई जाती थी, बट अब जीडीपी जो है मार्केट कॉस्ट पे बताई जाती है, एंड दिस इज अवर मेन जीडीपी। तो जब हम बात करते हैं जीडीपी की आज की डेट में, एनएसए जो मेन मेन फिगर निकालता है वो होता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस का, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट नहीं निकाला जाता, ठीक है। एंड ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीए फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स विल बी कैलकुलेटेड एट बेसिक प्राइसेस। सो याद रखो बेसिक प्राइसेस जो बताया था आपको, तो अब अलग अलग सेक्टर्स का जीवीए जो है कैलकुलेट किया जाएगा एट बेसिक प्राइसेस, ठीक है। और कवरेज हैज बीन एनहांस्ड विद ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर्स। तो ये मेजर कुछ चेंजेस किए गए थे, राइट। सो विद दिस वी रैप अप आवर इकोनॉमी लेक्चर 4 नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सारी चीज़ें कर ली हैं। अगेन कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो, प्लीज़ आस्क, ठीक है। आप प्लीज़ पूछिए, जो भी डाउट कंसर्न है वी विल ट्राई टू डेफिनेटली रिजॉल्व इट, ओके। और थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन टुमारो।